हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूस आर्ट रिवीजन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जीएस सुधा बुक की शुरुआत की थी, जिससे हम लोगों ने रिवीजन की शुरुआत की थी। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पॉलिटी का चैप्टर देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था हिस्ट्री के कुछ चैप्टर को, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और पहला चैप्टर हम लोगों ने देखा था प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे और इसका नामकरण देखेंगे कि इसको क्या क्या नाम दिए गए थे। इसके काल निर्धारण यानी कि समय के बारे में देखेंगे कि ये कब से कब तक था, इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और इसके निर्माता के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे इसमें नगर योजना कैसी थी, प्रमुख स्थल इसके कौन कौन से थे उसके बारे में देखेंगे, हड़प्पाई लिपि के बारे में देखेंगे और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जीवन की दशाओं के बारे में देखेंगे और इनके पतन जो हुआ था इसका प्रमुख कारण क्या था उसके बारे में देखेंगे। और इस सभ्यता की प्रमुख देन कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसे वीडियो को अपने तक ना रखकर अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना साथ साथ। और जिन लोगों ने हमारा बाकी का वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट वो देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को ही कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले शहर की खोज की गई थी वो थी हड़प्पा, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, तो जब इस सभ्यता की खोज शुरू हुई थी उस समय सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे लोग बसे हुए थे, जिसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया। और हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये बताया जाता है कि जो सिंधु नदी थी और जो गंगा नदी थी उसके बीच से एक नदी और गुजरती थी जो थी सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ लोग बसे हुए थे, इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस कारण इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ इसे जाना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में लोगों ने तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य धातु का प्रयोग शुरू किया था और इससे कांसे के वस्तु का निर्माण करना इस समय में शुरुआत कर दिया था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की और या हड़प्पा सभ्यता के नामकरण, काल निर्धारण, भौगोलिक विस्तार और निर्माता के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की ओर वर्ष 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। यानी कि सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की ओर चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में ध्यान आकर्षित किया था। और 1850 के दशक के दौरान हड़प्पा के टीले का सर्वे किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1850 के दशक के दौरान हड़प्पा के टीले का सर्वे शुरुआत किया था। और इस सभ्यता को इस सभ्यता हेतु सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम प्रयोग होता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन इस सभ्यता के अधिकांश केंद्रों का उत्खनन सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र से बाहर भी हुआ है। यानी कि जो सिंधु नदी होती थी उस घाटी के क्षेत्र के बाहर भी इसके उत्खनन प्राप्त हुए हैं। और जिस कारण तो सिंधु घाटी की सभ्यता इस सभ्यता हेतु उपयुक्त नाम नहीं रहा, यानी कि इसे और नाम से भी जाना गया। और आगे सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी में बाएं तट पर स्थित इस सभ्यता के प्रथम स्थल जो कि था हड़प्पा का अन्वेषण किया था। यानी कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज की गई थी। और ये पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे
बसा हुआ था और इसी स्थल के नाम पर जो है इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहला स्थल जो है हड़प्पा को खोजा गया था, जिस कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी खोज जो है 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है पुरातत्व की एक परंपरा के अनुसार जो है किसी भी सभ्यता का नामकरण उस सभ्यता के प्रथम उत्खनित स्थल के नाम पर होता है। इसी कारण जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि पुरातत्व की एक परंपरा के अनुसार जो है वो किसी सभ्यता का नामकरण जो है उस सभ्यता में जो पहला उत्खनित स्थल जो खोजा जाता था उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता था। और इसमें जो है पहला सभ्यता की खोज जो है हड़प्पा किया गया था और इसके कारण जो है इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है सरस्वती नदी घाटी में घग्गर या हाकड़ा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि सर्वाधिक संकेंद्रण जो है सरस्वती नदी घाटी में घग्गर से हाकड़ा नदी के तट पर स्थित था। इसलिए जो है कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी कहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था। आगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सांधव सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सांधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और दो अन्य कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो है मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, ये दो अन्य कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता तो कांस्य युगीन थी ही और साथ ही साथ मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी जो है वो कांस्य युगीन की सभ्यता थी। आगे हम लोग देखेंगे, हड़प्पा वासी जो है तांबे और टीन को मिश्रित करके जो है कांसे का निर्माण करते थे। यानी कि इस सभ्यता में जो है तांबे और टीन को मिलाकर जो धातु का निर्माण किया गया था वो मिश्र धातु जो है वो कांसा था। इसके कारण जो है इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों तक ही था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ही था। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा स्थल का विस्तार जो है भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में हुआ था। यानी कि भारत में जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश खोजे गए स्थल जो है वो भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट है भारत के गुजरात राज्य में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो स्थित है। यानी कि कहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सर्वाधिक स्थल स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में जो है सर्वाधिक स्थल स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ष 1922 ईस्वी में जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और ये जो है सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। और इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कब किया गया था मोहनजोदड़ो का खोज? तो 1922 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और किसके निर्देशन में किया गया था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम जो है वर्ष 1931 ईस्वी में जो है सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है निर्धारित की थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो है तिथि कब निर्धारित की गई थी सर्वप्रथम? तो 1931 में सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। आगे रेडियो कार्बन 14 यानी कि C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग कितना किया गया है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व जो है इसका समयकाल माना गया है। और माना जाता है कि यह सभ्यता जो है लगभग 400 से 500 वर्षों तक जो है विद्यमान रही और यह सभ्यता जो है लगभग 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक अपनी पक्वावस्था में थी। और एक नवीन शोध में यह भी पाया गया है कि यह सभ्यता जो है लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 8000 वर्ष पुरानी है। और इसमें जो है कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है इसमें यानी कि रेडियो कार्बन 14 के द्वारा जो है इसका जो है समयकाल कब निर्धारित किया गया है? तो 2500 से लेकर 1750 इसका निर्धारण किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। नेक्स्ट है आगे दिया गया है कि यह सभ्यता जो है किस आकार में है? तो त्रिभुजाकार स्वरूप में यह जो है सभ्यता थी। और इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग जो है कितना वर्ग किलोमीटर था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। और ये जो है इसका आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पूर्व में जो है आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी कि बलूचिस्तान तक और उत्तर में मांदा से लेकर यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर जो है दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक था, यानी कि इसका जो है विस्तार दिया गया है। तो उत्तर में जो है उत्तरी सीमा क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी सीमा क्या है, तो दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और पूर्वी सीमा कौन सी है, तो आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी सीमा जो है वो सुतकांगेडोर है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। आगे दिया गया है इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार कितना है, तो 1600 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार जो है वो कितना है, तो 1100 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्या है, तो उत्खनन से प्राप्त हुए मानव कंकाल है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता के द्वारा जो है जो उत्खनन किया गया है तो इसका जो निर्धारण है वो क्या है, तो मानव कंकाल है, जिसके कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण जो है वो किया जाता है। आगे है सर्वाधिक मानव कंकाल जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से जो है सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इन मानव कंकाल के परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि इस सभ्यता के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी जो कि निम्नलिखित है। तो इसमें जो है कितने प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी, तो 4 प्रकार की थी। और सबसे ज़्यादा मानव कंकाल जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और इसमें जो 4 प्रकार की प्रजातियाँ थी वो कौन कौन सी थी, तो इसमें है भूमध्य सागरीय जो कि सर्वाधिक थी, और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है, अल्पाइन है और मंगोलॉयड है। ये जो 4 प्रजातियाँ हैं इनकी जो है इस सभ्यता से जो है प्राप्त हुए हैं, इसका निर्धारण किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो अधिकतर जो है वो भूमध्य सागरीय थे। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख विद्वान के बारे में और विद्वानों के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के बारे में। तो इसमें दिया गया है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, तो ये जो है किस सभ्यता के निर्माता थे, तो आर्य सभ्यता के निर्माता थे। गॉर्डन चाइल्ड्स जो थे वो सुमेरियन सभ्यता के निर्माता थे। मर्टिमर व्हीलर जो है वो दास एवं दस्यु सभ्यता के निर्माता थे। और राखल दास बनर्जी जो है वो द्रविड़ सभ्यता के निर्माता थे। आगे नोट में दिया गया है कि किंतु जो है अधिकतर विद्वान जो है प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जो है द्रविड़ को यानी कि राखल दास बनर्जी को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। यानी कि अधिकतर विद्वानों के द्वारा जो है राखल दास बनर्जी जो कि द्रविड़ सभ्यता के निर्माता थे, इनको ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो कैसी थी, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी, यानी कि बहुत ही अच्छी थी। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी वो काशी योगिन सभ्यता के साथ ही एक नगरीय सभ्यता भी थी। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो बहुत ही अच्छी नगर नियोजन की व्यवस्था थी और जल निकास प्रणाली भी काफ़ी अच्छी थी। और इसमें जो है मुख्य सड़कें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सड़कों का निर्माण जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर किया गया था और इसके सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कों का निर्माण किया गया था वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि इस तरह के जो है सड़क का निर्माण करवाया गया था इसमें। और नगर की मुख्य सड़क को जो है प्रथम सड़क कहा गया है। यानी कि नगर की जो मुख्य सड़क होती थी उसे प्रथम सड़क कहा गया है। और नगरों में प्रवेश जो है पूर्वी सड़क से होता था और इस सभ्यता के अंतर्गत जो है लगभग सभी नगर 2 भागों में विभाजित है। यानी कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है लगभग सभी नगर जो है वो कितने भागों में विभाजित है, तो 2 भागों में विभाजित है, जो कि कौन कौन से हैं। तो इसे प्रथम भाग के अंतर्गत दिया गया है जिसमें जो है ऊंचे दुर्ग निर्मित होते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है 2 नगरों में जो है विभाजित किया गया था, जिसमें जो है प्रथम भाग है जिसमें ऊंचे दुर्ग निर्मित होते थे और इन दुर्गों में जो है शासक वर्ग निवास करते थे। यानी कि दुर्ग में जो है वो शासक वर्ग निवास करते थे। और द्वितीय भाग जो है कौन सा था, तो जिसमें जो है नगर अथवा आवास क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि पहले में जो है दुर्ग निर्मित थे जिसमें जो है शासक वर्ग ही निवास करते थे और दूसरा जो था वो था नगर अथवा आवास क्षेत्र जिसमें जो है इसमें जो है आमतौर पर एक सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार और कारीगर और श्रमिक जैसे वर्ग जो है वो निवास करते थे। यानी कि दुर्ग में जो है वो बड़े वर्ग के लोग निवास करते थे और
जो द्वितीय भाग यानी कि नगर या आवास क्षेत्र था उसमें जो है निम्न वर्ग के लोग यानी कि जिसमें नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर एवं श्रमिक वर्ग आते थे, ये लोग जो है निवास करते थे। आगे है यहाँ जो है सड़कों के किनारे जो है नालियाँ जो है ऊपर से ढकी हुई होती थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सड़क के किनारे नालियों का निर्माण करवाया गया था जो कि ऊपर से ढकी हुई होती थी, और घरों का जो गंदा पानी होता था वो इन्हीं नालियों के माध्यम से जो है होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था, यानी कि घर का जो गंदा पानी होता था वो इन नालियों में गिरता था और इन नालियों के माध्यम से ही जो मुख्य नाली जो होता था उसमें जाकर ये गंदा पानी जो है वो गिर जाता था। आगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है वो कौन कौन से हैं, तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा की नगर योजना जो है लगभग एक जैसी है, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की जो नगर योजना थी वो एक जैसी थी, यानी कि अधिकांश स्थलों पर जो है भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है, यानी कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा में जो है पक्की ईंटों के भवन का निर्माण जो है वो किया गया था। आगे है रंगपुर यानी कि गुजरात एवं कालीबंगा यानी कि राजस्थान में जो है भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था, यानी कि रंगपुर और कालीबंगा में जो है भवनों के निर्माण में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है यहाँ जो है आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन होता था, एक रसोई घर होता था, एक स्नानागार होता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे उसमें मुख्य रूप से एक आंगन होता था, एक रसोई घर होता था और एक स्नानागार यानी कि नहाने का स्थान हुआ करता था। और यहाँ जो है अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है कुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, यानी कि विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का अद्भुत निर्माण माना जाता है। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी होती थी, तो अन्नागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत होती थी। नेक्स्ट है विशाल भवन जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इनके चारों ओर, नगरों के चारों ओर जो है एक रक्षा प्राचीर के रूप में जो है किलेबंदी की गई थी। इसको निर्मित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नगरों को जो है चोर लुटेरों तथा पशु दस्युओं यानी कि पशु चोरों से सुरक्षित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि विशाल जो भवन होते थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर होते थे उसके चारों ओर जो है किलेबंदी की जाती थी। और ये किलेबंदी जो है क्यों की जाती थी, तो किलेबंदी इसलिए की जाती थी ताकि इस सभ्यता को जो है चोर लुटेरों, डाकू या पशु के चोरों से जो है इस सभ्यता को बचाया जा सके, इसके लिए जो है किलेबंदी की जाती थी। आगे है केवल लोथल यानी कि गुजरात तथा सुरकोटदा यानी कि गुजरात के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, यानी कि लोथल और सुरकोटदा के दुर्ग जो है नगर के एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों के घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां जो है मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर जो है गलियों में खुलती थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे उसके जो मुख्य द्वार होते थे और खिड़कियां जो होती थी वो सड़क पर ना खुलकर जो कि गलियों में खुलती थी। परंतु लोथल इसका अपवाद है, यानी कि लोथल में जो है दरवाजे और खिड़कियाँ जो है सड़क की ओर ही खुलती थी। आगे है लोथल यानी कि गुजरात में घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। नेक्स्ट है मकान के निर्माण में जो है अनेक प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें ईंटों के आकार का अनुपात जो है वो कितना होता था, तो 4:2:1 होता था। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से जो है सबसे बड़ी ईंट की प्राप्त की गई है। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। तो सबसे पहला प्रमुख स्थल क्या है यहाँ का, तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है, और ये जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसके कारण जो है इसके नाम पर जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1920 के दशक में जो है माधव स्वरूप वत्स और 1940 के दशक में मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य कराया था, यानी कि हड़प्पा का व्यापक स्तर पर जो है उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया था, तो 1920 के दशक में जो है माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, और 1940 के दशक में जो है मॉर्टिमर व्हीलर ने जो है हड़प्पा का व्यापक स्तर पर उत्खनन यानी कि खोज का कार्य जो है कराया था। आगे है SR राव ने जो है हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है, यानी कि विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा जो है किस सभ्यता को दी गई है, तो हड़प्पा सभ्यता को दी गई है, और किसके द्वारा दी गई है, तो SR राव के द्वारा दिया गया है। आगे हड़प्पा को जो है तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। आगे स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को जो है अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है, यानी कि औद्योगिक जो है इसमें पूर्ण रूप से नहीं था, अर्ध रूप से था, इसलिए जो है इसे अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, तो स्टुअर्ट पिगट के द्वारा दिया गया है। स्टुअर्ट पिगट ने जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियों की संज्ञा दी है, यानी कि
स्टुअर्ट पिगट के द्वारा जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां यानी कि एक जैसी राजधानी के रूप में जो है इसको संज्ञा दी गई है। आगे हड़प्पा के निवासियों का अधिकांश भाग जो है वो व्यापार एवं धर्म संबंधी कार्यों में संलग्न जो है रहता था, यानी कि हड़प्पा के निवासी जो है अधिकांश रूप से जो है किसमें लगे होते थे, तो व्यापार एवं धर्म संबंधी कार्यों में लगे होते थे। आगे है हड़प्पा के 2 टीलों में पूर्वी टीलों को जो है क्या कहा जाता है, तो नगर टीला कहा जाता है। पश्चिमी टीलों को क्या कहा जाता है, तो दुर्ग टीला कहा जाता है। यानी कि हड़प्पा के 2 टीले थे, जिसमें पूर्वी टीले को जो है नगर टीला के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी टीले को जो है दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे आगे दिया गया है कि हड़प्पा नगर की रक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था और माना जाता है कि यह दुर्ग जो है उत्तर से दक्षिण तक लगभग 415 मीटर लंबा एवं पूर्व से पश्चिम तक जो है 195 मीटर चौड़ा था। और यह दुर्ग जो है जिस टीले पर निर्मित है उसे मॉर्टिमर व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है। यानी कि हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए जो है पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, जिसका जो है उत्तर से दक्षिण तक जो है ये कितना लंबा था, तो 415 मीटर लंबा था और पूर्व से पश्चिम तक कितना चौड़ा था, तो 195 मीटर जो है वो चौड़ा था। और यह जो दुर्ग है वो जिस टीले पर निर्मित था उसे जो है किसके द्वारा जो है वो माउंट AB की संज्ञा दी गई थी, तो मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा जो है माउंट AB की संज्ञा दी गई थी। आगे हड़प्पा के अधिकांश घरों में जो है शौचालय के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता में जो है शौचालय का भी निर्माण कराया गया था। आगे प्रसाधन मंजूषा के अवशेष जो है हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। आगे है लकड़ी के ताबूत में समाधान यानी कि विदेशी के कब्र का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यानी कि लकड़ी के ताबूत में समाधान यानी कि विदेशी के जो कब्र होते थे उसका साक्ष्य जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आगे हड़प्पा में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे भी प्राप्त हुई है, यानी कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त जो मुहरे होती थी यानी कि जिन मुहरे पर जो है अभिलेख लिखा होता था वो जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। आगे है पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति यानी कि नरबंधक प्रशस्तर जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से जो है पाषाण मूर्ति यानी कि नरबंधक प्रशस्तर जो है वो प्राप्त हुआ है। आगे है पीतल की इक्का गाड़ी जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो पीतल की इक्का गाड़ी भी जो है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा से जो है कितने ताम्र भट्टियाँ प्राप्त हुई है, तो 16 जो है ताम्र भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यानी कि तांबे की भट्टियाँ जो है प्राप्त हुई है, कितने हैं, तो 16 तांबे की भट्टियाँ जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। आगे है हड़प्पा से जो है 2 पाषाण मूर्ति, काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति तथा लाल पत्थर की मानव मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी कि हड़प्पा से ही 2 पाषाण मूर्ति जो कि है, पहला कौन सा है, तो काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति है और दूसरा जो है लाल पत्थर की मानव की मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा से जो है ईंटों से निर्मित वृत्ताकार चबूतरे एवं अन्य कूटन के चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा से जो है ईंटों से निर्मित वृत्ताकार चबूतरे और अन्य कूटन के चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। आगे है हड़प्पा से मजदूरों हेतु जो है बैरक यानी कि श्रमिक आवास तथा कर्मचारियों के लिए जो है आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा में जो है मजदूरों के लिए भी बैरक यानी कि श्रमिक आवास बनाए जाते थे और कर्मचारियों के लिए भी जो है आवास बनाए जाते थे और इसका साक्ष्य जो है हड़प्पा से मिलता है। आगे है हड़प्पा से जो है एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे जो है सर जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता की संज्ञा दी है। यानी कि हड़प्पा से जो है एक स्त्री के गर्भ से जो है निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे जो है सर जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता की संज्ञा दी है। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में जो है एक कब्रिस्तान स्थित है, जिसका नामकरण कब्रिस्तान R37 से किया गया है। यानी कि हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण की ओर जो है एक कब्रिस्तान स्थित है और इसका नामकरण जो है वो किसके रूप में किया गया है, तो कब्रिस्तान R37 से जो है किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। तो इसमें दिया गया है कि 1930 के दशक में अर्नेस्ट मैके और 1940 के दशक में मॉर्टिमर व्हीलर ने जो है मोहनजोदड़ो का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य कराया था। यानी कि मोहनजोदड़ो का तो जो उत्खनन कार्य था वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो 1930 के दशक में जो है वो अर्नेस्ट मैके के द्वारा करवाया गया था और 1940 के दशक में जो है मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा करवाया गया था। आगे है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। यानी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है सिंधी भाषा में क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। आगे है मोहनजोदड़ो के प्रमुख उपनाम जो है वो सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग और रेगिस्तान का बगीचा, इस नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। आगे है मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जो है वो कैसी थी, तो जनतंत्रात्मक थी। यानी कि यहाँ पे लोगों की जो है महत्ता ज़्यादा होती थी, इसलिए जो है इसे जनतंत्रात्मक भी कहा जाता है। आगे है मोहनजोदड़ो में जाल पद्धति यानी कि ग्रिड पैटर्न पर समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ है था। यानी कि
मोहनजोदड़ो में जो है इस प्रकार के सड़क का निर्माण करवाया जाता था और इसके जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है और यह सड़क जो है लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो है सर्वाधिक चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है और इसकी जो चौड़ाई होती थी वो कितनी होती थी, तो 10 मीटर होती थी। आगे हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन सी होती थी, तो विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और विशाल अन्नागार जो है वो लगभग कितना मीटर लंबा और लगभग चौड़ा था, तो 45.71 मीटर लंबा था और लगभग 15.23 मीटर जो है वो चौड़ा होता था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार जो है वो किसके अंदर स्थित होते थे, तो किले के अंदर जो है विशाल अन्नागार स्थित होते थे। आगे इसमें मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो है वो विशाल स्नानागार है और इस विशाल स्नानागार के केंद्रीय खुले प्रांगण के मध्य जो है एक जलाशय यानी कि तालाब बना हुआ है और इस विशाल स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण पार्श्व में जो है जलाशय यानी कि तालाब में उतरने के लिए जो है सीढ़ियाँ निर्मित थी, यानी कि मोहनजोदड़ो से जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो कि है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और इस विशाल स्नानागार के केंद्रीय यानी कि खुले प्रांगण के मध्य एक जलाशय यानी कि तालाब हुआ करता था और इसमें उतरने के लिए जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इस विशाल स्नानागार का निर्माण जो है धार्मिक उद्देश्यों हेतु किया गया था और माना जाता है कि इस विशाल स्नानागार के निर्माण में जो है बिटुमिन का उपयोग किया गया था और सर जॉन मार्शल ने जो है इस विशाल स्नानागार को जो है तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, यानी कि विशाल स्नानागार को जो है सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और यह जो है विशाल स्नानागार लगभग कितना मीटर लंबा था, तो 11.89 मीटर लंबा था और लगभग 7.01 मीटर चौड़ा था और लगभग 2.44 मीटर गहरा था और इस विशाल स्नानागार को सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे सुंदर कृति मानी जाती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे सुंदर कृति जो है वो किसे माना जाता है, तो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था उसे जो है सबसे सुंदर कृति माना जाता है। आगे दिया गया है मोहनजोदड़ो से जो है सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है, यानी कि सर्वाधिक मोहरें जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से जो है सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है और सबसे ज़्यादा अभिलेख वाले मोहर जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे सर जॉन मार्शल ने जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर के नृत्यरत आकृति को जो है नटराज शिव कहा है, यानी कि सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पत्थर की जो नृत्यरत आकृति जो मिली है उसे जो है नटराज शिव की उपाधि दी है। आगे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में भवनों के निर्माण जो है सामान्यतः पक्की ईंटों का उपयोग करके किया जाता था, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में जो है भवनों का निर्माण जो है पक्की ईंटों के द्वारा ही उपयोग करके बनाया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो से जो है नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और नाव के चित्र अथवा मॉडल भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। आगे हम मोहनजोदड़ो से जो है कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति पाई गई है। इस मूर्ति को जो है द्रवी मोम विधि के द्वारा बनाया गया है, यानी कि मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है उसे जो है द्रवी मोम विधि के द्वारा बनाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो से जो है मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है, यानी कि मुद्रा पर जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति अंकित होती थी और इसके जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे चहुंद्रो के बारे में। तो चहुंद्रो में दिया गया है कि चहुंद्रो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी कि चहुंद्रो जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है और इसकी खोज जो है वो एनजी मजूमदार ने की थी और तथा यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है अर्नेस्ट मैके ने कराया था, यानी कि चहुंद्रो की खोज जो है एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी और यहाँ पे जो उत्खनन का कार्य जो है वो अर्नेस्ट मैके के द्वारा करवाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे चहुंद्रो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र माना जाता है, यानी कि जो है चहुंद्रो को जो है औद्योगिक केंद्र माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे चहुंद्रो से जो है वक्राकार ईंटों के प्रमाण मिले हैं, यानी कि वक्राकार ईंट के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो चहुंद्रो से ही प्राप्त हुए हैं। आगे चहुंद्रो से जो है गुड़िया निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ है, यानी कि गुड़िया का निर्माण का जो कारखाना होता था उसका जो साक्ष्य है वो चहुंद्रो से प्राप्त हुआ है। और मनका बनाने का एक प्रमुख केंद्र था चहुंद्रो में और किसी दुर्ग का अस्तित्व जो है प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि चहुंद्रो से जो है वो किसी भी दुर्ग का कोई भी अस्तित्व प्राप्त नहीं किया गया है। आगे चहुंद्रो से जो है झूकर और झाकर संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए, यानी कि झूकर और झाकर जो संस्कृति होते थे उसके अवशेष जो है वो चहुंद्रो से प्राप्त किए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे लोथल के बारे में। तो अगला इंपॉर्टेंट स्थान जो है वो है लोथल।
तो लोथल के बारे में बताया गया है कि लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। यानी कि लोथल जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। और किस जिले में है, तो अहमदाबाद जिले में है और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो लोथल की खोज जो है वो SR राव के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे लोथल को जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यानी कि लोथल को जो है लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि प्रमुख बंदरगाह जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था लोथल। और यहाँ से जो है सुगमता पूर्वक जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। यानी कि पश्चिम के एरिया से जो है व्यापार जो है आसानी से किया जाता था लोथल के द्वारा। आगे है लोथल के पूर्वी भाग में जो है जहाज की गोदी यानी कि डॉकयार्ड प्राप्त हुई है। और यह जो है पक्की ईंटों से निर्मित होती थी। और इसका आकार जो है लगभग कितना था, तो 214 मीटर लंबा, लगभग 36 मीटर चौड़ा और लगभग 3.3 मीटर गहरा होता था। यानी कि लोथल के पूर्वी भाग से जो है जहाज की गोदी यानी कि डॉकयार्ड प्राप्त किए गए हैं और जो कि पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। आगे लोथल का गोदीवारा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, यानी कि लोथल से जो प्राप्त गोदीवारा है वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। आगे लोथल से भी जो है नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं। और लोथल में जो है नगरों को 2 भागों में विभाजित नहीं किया गया था और एक ही रक्षा प्राचीर से जो है संपूर्ण नगर को दुर्गीकृत किया गया था। यानी कि नगर और दुर्ग के लिए जो है अलग अलग प्राचीर का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि एक ही रक्षा प्राचीर के द्वारा जो है दोनों भागों को दुर्गीकृत किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे लोथल से जो है चावल यानी कि धान का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी कि धान जो कि चावल होता है उसका प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से ही प्राप्त किया गया है। और लोथल से जो है फारस की मुहर और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों के मिलने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। यानी कि लोथल से फारस की मुहर और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों के यानी कि बर्तन के मिलने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। और लोथल से जो है 3 युगल समाधियाँ जो है प्राप्त हुई है। आगे हम लोग देखेंगे कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा के बारे में जो बताया गया है इसमें दिया गया है कि भारत के राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले में जो है घग्गर नदी के बाएं तट पर जो है स्थित है कौन, तो कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो भारत के राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में जो है घग्गर नदी के जो बाएं तट पर स्थित है वो है कालीबंगा। और इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, तो अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी। और यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो बीबीलाल एवं बीके थापड़ के द्वारा जो है यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया गया था। और कालीबंगा के उत्खनन से जो है हड़प्पाकालीन संस्कृति के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। यानी कि 5 स्तर जो है वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो कालीबंगा से जो है उत्खनन से हड़प्पाकालीन संस्कृति के 5 स्तर को प्राप्त किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग का चूड़िया। और कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जो है एक फर्श से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि अलंकृत ईंटों का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त किया गया है। कालीबंगा से जो है 7 आयताकार अग्निकुंड या अग्निवेदिकाएं प्राप्त की गई है। यानी कि 7 आयताकार अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं जो है वो कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो कालीबंगा से प्राप्त किया गया है। और कालीबंगा में जो है भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। यानी कि इसमें जो है भवनों के निर्माण में जो है पक्की ईंटों का उपयोग ना करके कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और कालीबंगा में जो है दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र के लिए जो है दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी कि इनमें जो है दुर्ग और नगर के लिए जो है अलग अलग रक्षा प्राचीर का निर्माण करवाया जाता था। कालीबंगा में जो है स्पष्ट रूप से जल निकास प्रणाली का अभाव था। यानी कि इसमें जो है जल निकास प्रणाली का जो कोई है जो कि सुदृढ़ नियोजन नहीं प्राप्त हुआ है। और इसमें जो है जल निकास प्रणाली का जो है अभाव था। और आगे दिया गया है कालीबंगा में जो है शवों के अंत्येष्टि संस्कार के लिए जो है 3 विधियों के प्रमाण मिलते हैं जो कि निम्नलिखित है। तो ये कौन कौन से हैं, तो पूर्ण समाधिकरण है, आंशिक समाधिकरण है और दाह संस्कार जो है ये जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे है कालीबंगा से जो है प्रतीकात्मक समाधि भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि कालीबंगा से जो है प्रतीकात्मक समाधि की भी प्राप्ति की गई है। और कालीबंगा से जो है बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुई है। यानी कि बेलनाकार मुहरे जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त की गई है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा स्थल के बारे में। तो ये है बनवाली। तो बनवाली जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो बनवाली जो है वो भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यानी कि बनवाली जो है वो आज के भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। और इसकी खोज जो है किसके द्वारा करवाई गई थी, तो इसकी खोज जो है वो RS वेस्ट के द्वारा की गई थी। और माना जाता है कि बनवाली जो है समृद्ध लोगों का एक नगर था। यानी कि बनवाली में जो है केवल समृद्ध लोगों का ही
जो है बसेरा होता था। आगे है बनवाली में जो है, बनवाली से हड़प्पाकालीन संस्कृति के 3 स्तर यानी कि प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पाकालीन संस्कृति के 3 स्तर जो कि है प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव या संस्कृतियों के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो बनवाली से मिले हैं। आगे बनवाली से भी जो है स्पष्ट रूप से जल निकास प्रणाली का अभाव था, यानी कि बनवाली में भी जो है जल निकास प्रणाली का अभाव प्राप्त हुआ है। और बनवाली से जो है जौ यानी कि यव के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि जौ या यव के अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनवाली से अवशेष प्राप्त किए गए हैं। बनवाली से जो है खिलौने के रूप में हल की आकृति, मिट्टी का हल यानी कि हल का टेराकोटा मॉडल जो है प्राप्त हुआ है। यानी कि बनवाली से जो है खिलौने के रूप में हल की आकृति और मिट्टी का हल जो है प्राप्त किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो धौलावीरा जो है भारत के गुजरात राज्य में के कच्छ जिले में स्थित है। यानी कि धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है और कच्छ जिले में स्थित है। और इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, तो धौलावीरा की खोज जो है जेपी जोशी ने की थी। और यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो RS वेस्ट ने जो है यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया था। और धौलावीरा में जो है भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। यानी कि धौलावीरा जो है भारत का खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। कौन है, तो धौलावीरा है। आगे धौलावीरा को जो है सफ़ेद कुआं और आयताकार नगर भी कहा जाता है। यानी कि सफ़ेद कुआं और आयताकार नगर जो है किसे कहा जाता है, तो धौलावीरा को कहा जाता है। आगे दिया गया है धौलावीरा को जो है 7 संस्कृतियों चरणों में विभाजित किया गया है। और धौलावीरा से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान यानी कि स्टेडियम प्राप्त किया गया है। यानी कि एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम जो है वो कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो धौलावीरा से प्राप्त किया गया है। आगे धौलावीरा से जो है एक सूचना पट यानी कि साइन बोर्ड भी प्राप्त हुए हैं। और जिसमें जो है कितने अक्षर हैं, तो 10 अक्षर दिए गए हैं। यानी कि साइन बोर्ड का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है और इसमें 10 अक्षर थे। आगे धौलावीरा से जो है उत्कृष्ट जल प्रबंधन या कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे दिया गया है धौलावीरा के जो है 3 भागों में विभाजित था। यानी कि धौलावीरा जो है कितने भागों में विभाजित था, तो 3 भागों में विभाजित है। और जिसमें जो है दुर्ग भाग होता था, मध्यम नगर होता था और निचला नगर होता था। और धौलावीरा के मध्यम नगर में जो है शासक एवं अधिकारी वर्ग निवास करते थे। यानी कि शासक और अधिकारी वर्ग जो है वो होते थे, वो किस भाग में निवास करते थे, तो मध्यम नगर में निवास करते थे। और धौलावीरा के अतिरिक्त अन्य जो हड़प्पाकालीन नगर होते थे वो केवल 2 भागों में ही विभाजित थे। और धौलावीरा के अतिरिक्त अन्य हड़प्पाकालीन नगरों के पश्चिमी भाग में जो है स्थित दुर्ग में प्रशासनिक अथवा धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते थे। यानी कि दुर्ग में जो है प्रशासनिक अथवा धार्मिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे राखी गढ़ी के बारे में। तो राखी गढ़ी को जो है प्राक हड़प्पा स्थल माना जाता है। और यह जो है भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यानी कि राखी गढ़ी जो है वो भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। और इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े नगरों में से एक माना जाता है। यानी कि राखी गढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े नगरों में से एक माना जाता है। और राखी गढ़ी में जो है भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। यानी कि राखी गढ़ी जो है वो भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। और राखी गढ़ी से जो है अन्नागढ़ के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि अन्नागढ़ के साक्ष्य जो है वो राखी गढ़ी से भी प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे रोपड़ के बारे में। तो रोपड़ जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो रोपड़ जो है वो भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यानी कि रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। तथा 1950 के दशक में जो है इसका उत्खनन कार्य जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो जगदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य 1950 के दशक में करवाया गया था। और रोपड़ जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में खोजा गया तथा उत्खनित प्रथम स्थल। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है इसकी खोज की गई थी और यह जो है उत्खनित प्रथम स्थल है स्वतंत्रता के बाद। आगे है रोपड़ से जो है मानव की कब्र के साथ जो है कुत्ते के समाधान के अवशेष भी प्राप्त हुए। यानी कि रोपड़ से जो है मानव के साथ साथ जो है मानव की कब्र में जो है कुत्ते के समाधान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में कि वे कहाँ कहाँ स्थित है और वो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसके बारे में दिया गया है, पहला दिया गया है इसमें कि हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो हड़प्पा जो है भारत के पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चहुंद्रो। तो चहुंद्रो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो जो है वो दोनों पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे लोथल। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है और ये जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे दिया गया है बनवाली। तो बनवाली जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो बनवाली जो है हरियाणा में स्थित है। और धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है, तो राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। और
रोपड़ जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के किनारे जो है रोपड़ बसा हुआ है। आगे दिया गया है रंगपुर, तो रंगपुर जो है वो कहाँ पे स्थित है, रंगपुर जो है गुजरात में बसा हुआ है और भादर नदी के किनारे है। और आगे दिया गया है सूटकोटदा के बारे में, तो सूटकोटदा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। सुत कांगेडोर कहाँ पे स्थित है, तो सुत कांगेडोर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर जो है वो मेरठ राज्य में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो 13 राज्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता एवं प्राप्त वस्तुएं एवं अवशेष के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में दर्शाया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा जो है इसके खोजकर्ता कौन थे, तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो है हड़प्पा के खोजकर्ता थे या उत्खनन करता थे। और यहाँ से जो है क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष, लिंग योनि के पोषण प्रतीक, लकड़ी के ओखली में गेहूं तथा जौ, पासा, ताम्र तुला तथा दर्पण, विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें प्राप्त हुई है। कांसे से निर्मित हिरन का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति मिली है। कब्रिस्तान जिसे R37 कहा जाता था, शंख से निर्मित बैल मिले हैं, स्वास्तिक तथा चक्र के साक्ष्य मिले हैं और सीपी का पैमाना, ये सभी जो है वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त किए गए हैं। आगे है मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से जो है किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, पशुपति मोहर मिले हैं, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सीपी से बनी हुई पटरी प्राप्त हुई है, मिट्टी का तराजू मिला है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला है और भट्ठों के अवशेष, ये सभी जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे चहुंद्रो के बारे में। तो चहुंद्रो के जो खोज करता है वो कौन है, तो अर्नेस्ट मैके हैं। और यहाँ से क्या क्या मिला है, तो 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है, मनके बनाने का कारखाना मिला है, वक्राकार ईंटें मिली है और अलंकृत हाथी मिले हैं और कंघा का अवशेष जो है ये सभी चहुंद्रो से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोथल से क्या क्या मिला है। तो लोथल के पहले खोजकर्ता कौन थे, तो SR राव थे। और यहाँ से जो है कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो फारस की मुहर मिली है, बंदरगाह मिले हैं और धान तथा बाजरे के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। 3 युगल समाधियां कहाँ से मिली है, तो लोथल से मिली है। दिशा मापक यंत्र कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। तांबे का कुत्ता कहाँ से मिला है, तो लोथल से ही मिला है। और धान की भूसी का साक्ष्य जो है वो सभी लोथल से मिला है। आगे हम लोग देखेंगे कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा के जो उत्खननकर्ता या संस्थापक कौन थे, तो BB लाल एवं BK थापर थे। और आयताकार जो है यहाँ से क्या क्या मिला है, तो आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, बेलनाकार मुहर मिली है कालीबंगा से, मिट्टी के मनके मिले हैं कालीबंगा से, कांच तथा मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है कालीबंगा से। सिलबट्टा कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से ही मिला है। और प्रतीकात्मक समाधियाँ कहाँ से मिली है, तो कालीबंगा से मिली है। और सूती कपड़े की छाप भी कालीबंगा से ही प्राप्त किए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे बनवाली के बारे में। तो बनवाली के जो खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन है, तो RS विष्ट हैं। और यहाँ से जो है किसके साक्ष्य मिले हैं, तो हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना तथा तांबे के वानाग्र जो है वो बनवाली से प्राप्त किए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पाई लिपि के बारे में। तो हड़प्पा की लिपि कैसी थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना जो है 1853 ईस्वी में मिला था, यानी कि हड़प्पा की लिपि का जो सबसे पुराना नमूना था वो कब मिला था, तो 1853 ईस्वी में मिला था। और इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो कब किया गया था, तो 1920 के दशक में जो है किसके द्वारा किया गया था, तो AL वेडन ने किया था। यानी कि हड़प्पाई लिपि को जो है पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया था, तो LA वेडन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1920 के दशक में किया गया था। आगे परंतु अभी तक जो है इस लिपि को पढ़ने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि लिपि तो है लेकिन इसे अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं गया है। और यह लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि इसमें जो है भाव के द्वारा जो है इसे समझा जाता था और जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इस पद्धति को जो है ब्रूस्टो फेडन कहा जाता है, यानी कि जो भाव चित्रात्मक थी और जिसे जो है दाईं से बाईं की ओर लिखा गया था। और इस पद्धति को जो है क्या कहा जाता था, तो ब्रूस्टो फेडन के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जीवन की दशाओं के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोगों का जीवन था वो किस प्रकार का था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक दशा के बारे में। तो इसमें दिया गया है हड़प्पा कालीन राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इसके बारे में जो है इतिहासकारों के भी अलग अलग मत है, यानी कि सभी इतिहासकार जो है इसके बारे में अलग अलग मत देते हैं।
तो इसमें दिया गया है कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि यानी कि मानना है कि इस काल में लोग जो है वाणिज्य एवं व्यापार की ओर अधिक जो है आकर्षित थे। यानी कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो वाणिज्य एवं व्यापार की ओर जो है अधिक आकर्षित होते थे, और इससे जो है यह प्रतीत होता है कि संभवतः जो है हड़प्पा की शासन व्यवस्था व्यापारी वर्ग यानी कि वणिक वर्ग के हाथों में थी। और कुछ इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापक विस्तार तथा इसे सुनियोजित नगरों को देखकर जो है ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभ्यता में जो है शासन व्यवस्था को पर जो है पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें जो है लोग व्यवसाय और उद्योग में लगे हुए थे, और कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें इस सभ्यता में जो है शासन व्यवस्था पर जो है पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। आगे है A.L. बासम ने जो है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति को धर्मतंत्रीय तथा इस पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना है। यानी कि A.L. बासम के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है धर्मतंत्रीय तथा इस पर जो है पुरोहित वर्ग का प्रभाव था यह माना है। आगे है स्टुअर्ट पिगट ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था को जो है अत्यंत केंद्रीयकृत साम्राज्य माना है, जो कि पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित की जाती थी। यानी कि स्टुअर्ट पिगट के द्वारा यह माना गया है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो अत्यधिक केंद्रीयकृत साम्राज्य थी, और इसमें जो है पुरोहित वर्ग के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता था। आगे है हंटर के अनुसार क्या था, तो हंटर के अनुसार जो है वो मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर के जो है जनतंत्रात्मक थी। यानी कि इसमें जो है राजा का शासन न होकर जनता का शासन था, और यह जो है किसका मानना था, तो हंटर के अनुसार था ये। आगे व्हीलर के अनुसार क्या था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा धर्म की महत्ता थी। यानी कि व्हीलर का यह मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक यानी कि जनता का शासन व्यवस्था था, और इसमें जो है धर्म की महत्ता थी। आगे हम लोग देखेंगे आर्थिक दिशा के बारे में। तो आर्थिक दिशा में दिया गया है कि इसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण जो है उन्नत कृषि एवं व्यापार था। यानी कि आर्थिक दिशा जो था इसमें जो है लोग उन्नत कृषि एवं व्यापार में लगे हुए थे, और हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से सिंचित कृषि, पशुपालन, समृद्ध आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित थी। यानी कि हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था जो है वो किस पर आधारित थी, तो सिंचित कृषि, पशुपालन, समृद्ध आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित थी, और यह व्यापार जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है व्यापार जो है किस माध्यम से होता था, तो वस्तु विनिमय माध्यम से होता था। यानी कि एक वस्तु के बदले जो है दूसरे वस्तु को दिया जाता था। आगे दिया गया है इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है मुख्यतः व्यापार प्रधान थी, लेकिन अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का मुख्य आधार जो है कृषि ही था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मुख्यतः जो है व्यापार प्रधान था, लेकिन यहाँ के जो लोग थे यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का मुख्य आधार जो था वो था कृषि। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में था, तथा इस सभ्यता की उर्वरता का प्रमुख कारण जो है प्रतिवर्ष सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ को माना जाता है। यानी कि यहाँ का जो क्षेत्र था वो अत्यधिक उर्वरता वाला था, और इसका कारण क्या माना जाता है, तो प्रतिवर्ष जो है सिंधु नदी में आने वाला जो बाढ़ होता था उसके कारण जो है यहाँ की जो जमीन थी वो अधिक उर्वरता वाली होती थी। आगे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तथा अन्य नगरों से जो है प्राप्त अन्नागार के साक्ष्य कृषि की विकसित अवस्था को इंगित करते हैं। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं उसके साक्ष्य यह बताते हैं कि यहाँ पे जो है कृषि बहुत ही ज़्यादा विकसित अवस्था में थी। आगे हम लोग देखेंगे आगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो है वो केवल सिंधु घाटी नदी के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि व्यापार जो है मध्य एशिया, मिस्र एवं मेसोपोटामिया तक विस्तृत था। यानी कि यहाँ का जो व्यापार था वो केवल सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य देशों यानी कि मध्य एशिया, मिस्र एवं मेसोपोटामिया तक विस्तृत माना जाता है। और माना जाता है कि व्यापार की स्थिति जो है सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य जो है उन्नत अवस्था में थी। यानी कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच में जो है अधिक व्यापार का कार्य किया जाता था, और मेसोपोटामिया के मेलुहा, ढीलमुन तथा मगन के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। और इसमें नोट दिया गया है कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम जो है वो क्या होता था, तो मेलुहा होता था। यानी कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम जो था वो मेलुहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, कपास इत्यादि की खेती किया करते थे। और इसमें नोट दिया गया है कि इस सभ्यता के लोग जो है रागी तथा ईख से परिचित नहीं थे। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो रागी और ईख से जो है इनका कोई परिचय नहीं था, और यहाँ पे जो है गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, कपास इत्यादि की खेती की जाती थी। आगे हम लोग देखेंगे
सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले जो है कपास की खेती जो है किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की थी। और इसलिए जो है यूनानियों ने इसे सिंडन या सिंडोन यानी कि जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है का नाम दिया है। यानी कि यूनानियों ने जो है इसे सिंडन यानी कि सिंडन या सिंडोन की का नाम दिया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसकी उत्पत्ति जो है सिंध से हुई है। यानी कि कपास की उत्पत्ति जो है वो सिंध से हुई है और इसके कारण जो है इसे सिंडन या सिंडोन कहा जाता है। आगे दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो क्या था, तो गेहूं और जौ को माना जाता है। और माना जाता है कि गेहूं और जौ का प्रसार जो है पश्चिमी एशिया से हुआ था। यानी कि गेहूं और जौ का प्रसार जो है वो कहाँ से हुआ था, तो पश्चिमी एशिया से हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में कोई हल अथवा फावड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। संभवतः इस सभ्यता के लोग जो है लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी हल और फावड़ा का जो है साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। आगे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता में जो है कृषि संबंधी कार्य यानी कि फसल काटने हेतु संभवतः पत्थर के हंसियों का उपयोग किया जाता था। यानी कि फसल को काटने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता था, तो पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में जो है कृषि की उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। यानी कि हड़प्पा में जो है लोग कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन में भी जो है रुचि रखते थे और इसका भी विकास हुआ था। और कृषि संबंधी कार्यों जैसे कि व्यापार एवं परिवहन में जो है पशुओं की एक मुख्य भूमिका थी। यानी कि कृषि संबंधी कार्यों, व्यापार एवं परिवहन में जो है पशुओं को मुख्य रूप से जो है इसका उपयोग किया जाता था। और इन पशुओं में जो है कुब्बड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, गाय, हाथी इत्यादि जो है प्रमुख थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कुब्बड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, गाय, हाथी इत्यादि की जो है प्रमुख विशेषता थी। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो है कुब्बड़ वाला बैल अपना विशेष महत्व रखता है। यानी कि कुब्बड़ वाला बैल जो है वो हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसमें दिया गया है हड़प्पा सभ्यता में जो है घोड़ों के अस्थि पंजर केवल सुरकोटदा से ही प्राप्त हुए। यानी कि घोड़ों के अस्थि पंजर जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटदा यानी कि गुजरात से प्राप्त किए गए हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो लोहे एवं तलवार से परिचित नहीं थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो है लोहे से जो है अपरिचित थे और लोहे और तलवार से इनका कोई परिचय नहीं था। आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है मानकीकृत माप तौल प्रणाली का प्रचलन था और इसकी इकाई जो है 16 के अनुपात में होती थी तथा इनके जो बांट होते थे वो दशमलव पद्धति पर आधारित थे। और सबसे अधिक जो है प्रचलित बांट जो है वो कितने मान का होता था, तो 16 मान का होता था। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक दशा के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक दशा थी वो कैसी थी, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पाकालीन समाज की इकाई जो है वो परंपरागत रूप से परिवार को माना जाता है। यानी कि हड़प्पाकालीन समाज में जो है इकाई जो है वो होती थी वो परिवार को माना जाता है। और मोहरों पर जो अंकित चित्र एवं मातृदेवी की मूर्ति पूजा से यह ज्ञात होता है कि संभवतः हड़प्पाकालीन जो है समाज मातृसत्तात्मक थी। यानी कि इसमें जो है पुरुष की प्रधानता नहीं होती थी बल्कि महिलाओं की प्रधानता होती थी इसमें, और इसलिए जो है इसे मातृसत्तात्मक कहा जाता है। आगे इस समाज के अंतर्गत जो है मुख्यतः 4 वर्गों जैसे कि पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक की मौजूदगी थी। यानी कि हड़प्पाकालीन समाज में जो है लोगों को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें जो है पहला वर्ग होता था पुरोहित होता था, जिसमें विद्वान आते थे, दूसरा था योद्धा था, तीसरा था व्यापारी और चौथा वर्ग जो होता था वो होता था श्रमिक। आगे हड़प्पाकालीन समाज में जो है साज सज्जा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था और आभूषण का प्रयोग जो है स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा जो है किया जाता था। यानी कि हड़प्पाकालीन में जो है साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता था और इसमें जो है आभूषणों का प्रयोग जो है वो स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा ही किया जाता था। हड़प्पाकालीन आवासों की संरचना जो है यहाँ के समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। आगे दिया गया है हड़प्पाकालीन समाज के लोग जो है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यानी कि हड़प्पाकालीन समाज के लोग जो है वो शाकाहारी यानी कि जीव जंतु को भी खाते थे और शाकाहारी यानी कि साग सब्जी भी खाते थे और ये जो है मांसाहारी यानी कि जीव जंतुओं को भी खाते थे। आगे है हड़प्पाकालीन समाज के लोग जो है युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। यानी कि इनका जो है युद्ध से कोई तात्पर्य नहीं होता था, ये जो है शांति प्रिय होते थे। आगे हड़प्पाकालीन समाज के लोग जो है सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार की वस्त्रों का उपयोग करते थे। यानी कि हड़प्पाकालीन समाज में जो लोग होते थे वो जो है सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन समाज के लोग के मनोरंजन के साधन जो है वो होते थे पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई एवं नृत्य इत्यादि जो है वो हड़प्पाकालीन समाज के लोगों का मनोरंजन का साधन हुआ करता था। यानी कि जब लोग जो खाली बैठते थे उसमें जो है पासे खेलना, पशुओं की लड़ाई देखना और इसमें जो है नृत्य इत्यादि शामिल था। आगे है हड़प्पा से जो है आंशिक समाधान
मोहनजोदड़ो से जो है कलश समाधान एवं कालीबंगा से जो है प्रतीकात्मक समाधान प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा से जो है आंशिक समाधान मिला है, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान मिला है और कालीबंगा से जो है प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा एवं मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यानी कि हड़प्पा कालीन में जो है शव होते थे, यानी कि मरे हुए जो लोग होते थे उनको दफना दिया जाता था और मोहनजोदड़ो में जो है शवों को जला दिया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक दशा के बारे में, यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि माना जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। यानी कि मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से माना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है धरती यानी कि पृथ्वी को जो है उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यानी कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो धरती यानी कि पृथ्वी को जो है उर्वरता की देवी मानते थे और उनकी पूजा करते थे। आगे हड़प्पा कालीन स्थल यानी कि कालीबंगा से जो प्राप्त अग्निकुंड के आधार हैं, इसके आधार पर माना जाता है कि इस सभ्यता में जो है अग्नि एवं स्वास्थ्य की भी पूजा की जाती थी। यानी कि कालीबंगा से जो अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर यह माना जाता है कि अग्नि एवं स्वास्थ्य की भी पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। और संभवतः जो है स्वास्तिक चिन्ह प्रतीक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की ही देन है। यानी कि स्वास्तिक जो चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक एवं चक्र जो है सूर्य पूजा के प्रतीक थे। यानी कि स्वास्तिक एवं चक्र के जो प्रतीक मिले हैं वो सूर्य पूजा के प्रतीक थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से जो प्राप्त कुछ मोहर पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से जो है मोहरों पर पशु बलि के भी प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो पशु बलि देने में भी विश्वास रखते थे। आगे हड़प्पा कालीन समाज में जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यानी कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वो पुनर्जन्म यानी कि दोबारा जन्म लेने में विश्वास करते थे और इसलिए जो है मृत्यु हो जाने के बाद जो है दाह संस्कार की 3 विधियाँ इसमें प्रचलित थी। आगे हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर जो है 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और इसको जो है पशुपतिनाथ का रूप माना गया है। यानी कि एक मोहर पे जो है 3 मुख वाला एक पुरुष जो है जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और इसको जो है पशुपतिनाथ का रूप माना जाता है। और इस मोहर पर जो है 5 प्रकार के कुल 6 पशु विराजमान हैं। यानी कि जो मोहर प्राप्त हुआ है जिसमें एक पुरुष जो है ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, इसमें जो है 5 प्रकार के कुल 6 पशु विराजमान हैं, जो कि कौन कौन से हैं, तो 6 पशु जो है वो है हाथी है, गैंडा है, एक बाघ है यानी कि शेर है, एक भैंसा है एवं 2 बारहसिंघा यानी कि हिरन इसमें मौजूद है। आगे है हड़प्पा कालीन स्थल चहुंद्रो से प्राप्त एक मोहर से इस सभ्यता में बलि प्रथा के प्रचलित होने का भी अनुमान मिलता है। यानी कि चहुंद्रो से जो है मोहर पर बलि प्रथा को प्रचलित होने का अनुमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है तंत्र मंत्र और जादू टोना एवं भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे और ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है मातृदेवी पशुपतिनाथ लिंग योनि पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि की पूजा करते थे। यानी कि सिंधु घाटी के लोग जो होते थे वो मातृदेवी की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, लिंग और योनि की पूजा करते थे, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि की पूजा करते थे। सबसे अधिक पूजा जो है मातृदेवी की इसमें की जाती थी। और मूर्ति की पूजा नटराज के रूप में जो है शिव की पूजा, पीपल की पूजा, जल की पवित्रता, अग्नि की पूजा यानी कि यज्ञ, वृषभ तथा अनेक पशुओं का देवताओं के संबंध जो है इत्यादि तत्व भारतीय धार्मिक जीवन में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लिए गए हैं। आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो है किसी भी स्थल पर मंदिर होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कहीं भी मंदिर नहीं थे और इसके साक्ष्य जो है प्राप्त कहीं से नहीं हुए हैं। लेकिन जो है बनवाली यानी कि हरियाणा में मिले एक भवन से मंदिर के होने का केवल अनुमान ही लगाया गया है। यानी कि कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन इसे जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि भवन में जो है मंदिर थे। आगे माना जाता है कि इस सभ्यता में जो है पीपल सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता था और बत्तख को जो है सबसे पवित्र पक्षी माना जाता था। यानी कि सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था, तो पीपल का वृक्ष था और सबसे पवित्र पक्षी कौन होता था, तो बत्तख होता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कई कारणों से जो है पतन की ओर उन्मुख हुआ था और इस बारे में जो है सभी इतिहासकारों का अलग अलग मानना है।
क्योंकि इसके जो है कोई एक कारण नहीं रहे हैं। तो इसमें दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्रमिक रूप से पतन हुआ था और यह सभ्यता जो है अपने नगरीय स्वरूप से ग्रामीण स्वरूप में पहुंच गया था, यानी कि यह जो है नगर से जो है ग्रामीण के रूप में बदल गया था और इस सभ्यता के उत्पत्ति के समान ही इसके पतन के लिए जो है कोई भी एक कारण उत्तरदायी नहीं था। और इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अंतिम रूप से जो है समय में यह सभ्यता जो है पतनोन्मुख रही थी, यानी कि अंतिम समय में जो है यह सभ्यता पतन की ओर जो है बढ़ता चला गया था। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन कौन कौन सी थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो है एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में थी और पूर्ण रूप से जो है विकसित एक नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, यानी कि नगरीय जीवन का साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है और यह जो है विकसित एवं नगरीय जीवन का सूत्रपात जो है इसी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो है प्रचलित अनेक वस्तुएं ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही है, जो कि निम्नलिखित है। तो इसमें जो है सुनियोजित नगर नियोजन है, दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली है, सड़कों का तथा नालियों की उचित व्यवस्था है, आंतरिक तथा बाह्य व्यापार था, बहु फसली कृषि व्यवस्था थी, मातृ देवी की पूजा थी, प्रकृति की पूजा थी, अग्नि की पूजा थी, शिव की पूजा थी, लिंग योनि की पूजा थी, जल की पवित्रता थी, योगाभ्यास था, आभूषणों का प्रयोग था, मुहूर्त का प्रयोग था, इक्का गाड़ी तथा बैलगाड़ी इत्यादि का प्रयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता से की जो है प्रमुख देन है। यानी कि इसमें जो है नगर नियोजन की व्यवस्था जो है वो सुनियोजित थी, दशमलव पद्धति पर जो है आधारित मापतौल की प्रणाली थी, सड़कों तथा नालियों की जो है उचित व्यवस्था की गई थी, इसमें आंतरिक और बाह्य व्यापार किया जाता था, बहुफसल यानी कि बहुत प्रकार के फसलों की का जो है कृषि व्यवस्था था, इसमें मातृ देवी की जो है पूजा की जाती थी, प्रकृति की भी पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी, लिंग योनि की पूजा की जाती थी और जल को जो है इसमें पवित्र माना जाता था और योग अभ्यास के बारे में भी बताया गया है। और आभूषणों का प्रयोग जो है इस सभ्यता के लोग बहुत अधिक करते थे और मुहरों का प्रयोग इसमें बहुत अधिक होता था और इक्का गाड़ी तथा बैलगाड़ी के साक्ष्य इसमें मिले हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो कैसा लगा। और ये जो वीडियो है वो अपने दोस्तों को भी आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प हो सके। और कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।